नमस्कार दोस्तों, ईटी मनी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं, लाइफ स्टेज इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक बहुत फेमस सेइंग है कि हर 5 साल के अंदर जो 80% लोग होते हैं हमारे आसपास, चाहे वो सोशल सर्कल में हो चाहे वो प्रोफेशनल सर्कल में हो, वो चेंज हो जाते हैं। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, ये बात बहुत सही है और बिल्कुल सटीक बैठती है। तो दोस्तों, ये जो बात है ये बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी लागू होती है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारी जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके ऊपर चेंज होते रहते हैं। और हमारे जब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज हो जाती है, तो हमें वहाँ पे अपना जो निवेश है उसको उसी हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो इन सब बातों को ड्राइव करते हैं या जो चेंज होते रहते हैं हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, यही जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को गाइड करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं लाइफ की। पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी इनकम और उसका सोर्स, कि हमारी इनकम कितनी है। और यहाँ पे सोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इनकम का जो सोर्स है वो क्या है, क्या वो स्टेबल है, क्या वो अनस्टेबल है, क्या वो सस्टेन करेगा, या हो सकता है वहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिले। दोस्तों, दूसरा वेरिएबल होता है हमारे खर्चे। हमारे खर्चे लाइफ के अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग जो है एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारे जो खर्चे हैं वो भी डिसाइड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट या हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहेगी। दोस्तों, तीसरा होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाइफ की अलग अलग स्टेज के ऊपर हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम बैचलर हैं तो हमारी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सच, क्योंकि हम जो हैं अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक पेरेंट हैं या एक मिड एज में हैं तो वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे चौथा फैक्टर होता है एज। एज काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर। एज का काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि हम जो रिस्क ले सकते हैं या अपने पैसे को कितना रिस्क पे डाल सकते हैं वो हमारी एज डिसाइड करती है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस समय मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, इकोनॉमी किस फेज़ में चल रही है, तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। हमें कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। चाहे पहले 4 फैक्टर्स कुछ भी हों, लेकिन मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे निवेश के निर्णय के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा सेविंग्स रेट क्या है। मान लीजिए मैं इस समय अपनी 30% इनकम को सेव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी इनकम जो है वो 40% अब इंक्रीज होगी। मान लीजिए मैंने जॉब चेंज करी, या मुझे एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोशन मिल गई, या मेरे बिजनेस के अंदर अच्छा खासा मुनाफा हुआ कि मेरी जो इनकम है वो 40% बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मुझे अपना एसेट एलोकेशन उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे मेरा जो सेविंग्स रेट है वो गिर जाएगा, मतलब मेरा सेविंग्स रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि लाइफ की अलग अलग स्टेज के ऊपर हमारी इनकम किस तरीके से होती है, हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और वहाँ पे हम कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होती है बैचलर स्टेज। यहाँ पे आप जो है बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपकी यहाँ पे जॉब लग चुकी है और अब आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी मर्जी से अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनकम जो है वो कम होती है क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं या बिल्कुल अभी हमारा एक्सपीरियंस कम होता है जॉब के अंदर, तो हमारी इनकम जो है कम है, लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप खुद एक बैचलर लाइफ जी चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे हमें अपनी इनकम
इनकम जो है काफ़ी कम लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आप बैचलर हैं, चाहे आपका जो भी इनकम का लेवल हो, यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स हैं वो कम से कम 30% होनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले आप सेव करें, उसके बाद खर्च करें। अगर आप पहले खर्च करेंगे तो आप सेव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बैचलर हूं, मेरी इनकम महीने की मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो मैं यहाँ पे पहले 30% उसका जो अमाउंट है 6,000 रुपये सेव करूँगा। उसके बाद मैं बाकी के 14,000 रुपये खर्च कर सकता हूं। ये मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई मैं तो बैचलर हूं, मेरे लिए सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों सेविंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं उसके कुछ समय बाद आपके मन में ख्याल आने शुरू होते हैं कि मुझे अब एक बाइक खरीदनी है या मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। आप डेस्टिनेशन वेडिंग, आज की डेट में एक क्रेज़ हो गया है यूथ के अंदर। अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बैचलर लाइफ में ही आपको उसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाइफ की कोई भी स्टेज हो, क्योंकि आप जब लाइफ के अगले पड़ाव की तरफ मूव करते हैं तो पिछला पड़ाव जो है वो डिसाइड करता है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। अब दोस्तों जो बैचलर होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, एज जो है उनकी साइड में होती है, मतलब एज जो है उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होती है क्योंकि अभी वो यंग हैं। तो बैचलर्स जो हैं वो हाई रिस्क ले सकते हैं अपने निवेश के लिए। अगर हाई रिस्क लेंगे तभी वो हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे, और उनको हाई रिटर्न्स जो है एक्सपेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं, या जैसे कि मैंने बताया डेस्टिनेशन वेडिंग, कार परचेज, ये सब, तो उसके लिए जो सेव किया जा रहा है उसके ऊपर वो चाहते हैं कि हमारे रिटर्न्स हाई हों, उसके लिए हाई रिस्क लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एज काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश किया जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है अगर आप यहाँ पे हाई रिस्क लेने को तैयार हैं। तो दोस्तों अब दूसरी स्टेज आती है शादी के बाद। शादी के बाद आपने देखा होगा कि नॉर्मली खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे खर्चे बढ़ भी जाएं तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सेविंग्स रेट जो है वो कम से कम 40% होना चाहिए। आपको अपनी आने वाले समय में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसलिए शादी के बाद जो अप्रोच ली जाती है वो एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे आपके इनकम का सिंगल सोर्स है या आपकी वाइफ भी अगर अर्निंग है, अगर आपके डबल इनकम के सोर्सेज हैं तो वहाँ पे आप अपने सेविंग्स रेट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका रिस्क भी इसी बात पे निर्भर करता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं। दोस्तों अब लाइफ की तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे आप पेरेंट बन जाते हैं। ये अपने आप में काफ़ी सुखद अनुभव होता है माता पिता दोनों के लिए पेरेंट बनना, और यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप देखने को मिलती है। तो दोस्तों चूंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं फिर भी आपको जो अपना सेविंग्स रेट है उसको 30% पे मेंटेन करना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क एडजस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है अपने रिटर्न्स के लिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स का आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप कम रिस्क के द्वारा भी जो है उन रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्क जो है वो आपके रिटर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आपको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने गोल्स निर्धारित करने पड़ेंगे। आपके बच्चे की एजुकेशन, उसकी शादी और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट, तो आपके जो गोल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो गोल बेस्ड जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो इस समय करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप पेरेंट बन जाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अब चौथी स्टेज आती है, वो है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट तक आप अपनी लगभग सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम जो है वो काफ़ी कम होती है, या बहुत सारे केसेस में ज़ीरो भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपके इनकम के सोर्सेज हैं, उसके ऊपर आप जो रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, वो निर्भर करता है कि आपका यहाँ पे जो पूल है, रिटायरमेंट प्लानिंग का जो पूल है वो कितना बड़ा है। इसलिए मैंने बैचलर स्टेज में कहा कि आप उस स्टेज के अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ज़रूर सोचना शुरू करिए, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखना चाहिए, और वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और कम रिस्क के साथ होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते रिटायरमेंट के बाद। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो लाइफ की स्टेजेस हैं, यहाँ पे अगर हमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करना है तो कैसे किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि हर एक लाइफ स्टेज के हिसाब से एक मॉडल पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है। वो निर्भर करेगा वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर, जिनकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में की। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप वो नहीं कर पाते तो यहाँ पे आप अपने परिवारजनों या प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका एक मॉडल पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो भी लाइफ स्टेज है उसके आधार पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल है या नहीं, उसके अंदर कितनी सर्टेनिटी या कितनी अनसर्टेनिटी है। तो अगर मान लीजिए मैं सैलरीड क्लास हूँ, मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरी इनकम यहाँ पे स्टेबल है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सैलरीड क्लास हूँ लेकिन मेरी कंपनी शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मुझे थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो इन दोनों केसेस के अंदर मेरा जो पोर्टफोलियो है या जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी इनकम के सोर्स की स्टेबिलिटी को ज़रूर देखूंगा। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जब भी आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करें, वहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई, तो ऑब्वियसली जो आपकी फैमिली है उनकी जो ख्वाहिशें हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आपको यहाँ पे अपना सेविंग्स रेट मेंटेन करना है या उसको भी बढ़ाना है, तभी आप जो है आने वाले समय में एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। तो आपको ये सारे लॉजिक, ये सारे तथ्य, ये सारे पॉइंट्स अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक लाइफ स्टेज से दूसरी लाइफ स्टेज में मूव करते हैं तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को सारी जो परिस्थिति है या सभी जो पॉइंट्स हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है और उनको साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट का आप ध्यान रखिए कि जो भी शिफ्ट होता है या चेंज होता है एक लाइफ स्टेज से दूसरी लाइफ स्टेज, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग रेजिस्ट चेंज, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो दोस्तों कोई भी चेंज जो है वो सडन नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। हम कभी भी किसी चेंज को सडनली नहीं लेके आ सकते, उसको हमें स्लोली लेके आना है। तो मान लीजिए आप बैचलर हैं, आप जो है अच्छा खासा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी पूरी इनकम का जो है 60% अमाउंट केवल अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी शादी हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। अब आप वैसा नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम उतनी ही है जितनी बैचलर टाइम पे थी। तो यहाँ पे आपको जो है अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, अपनी एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। तो ये जो चेंज है ये सडनली नहीं आता, इसको स्लोली लेके आना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चेंज आप सडनली करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने एक्सपेंसेस को कम करना या नई परिस्थिति के अंदर अपने आप को
ढालना। तो दोस्तों यहाँ समरी के तौर पे मैं आपको केवल यही बताना चाहूँगा कि आप जो है एक पूरी थॉरो स्टडी करिए अपनी करंट लाइफ स्टेज के बारे में। जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की उनको ध्यान में रखिएगा और अपना एक मॉडल पोर्टफोलियो डिसाइड करिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट का एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल फैक्टर्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसलिए वेरिएबल फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। चाहे आप एक सेम लाइफ स्टेज में हैं, दो व्यक्ति एक ही लाइफ स्टेज में हैं, उनकी इनकम भी सेम है, एज भी सेम है, एक्सपेंसेस भी सेम है, लाइबिलिटीज़ भी सेम है, लेकिन उनका मॉडल पोर्टफोलियो तब भी अलग अलग होगा क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं सारे उनके लिए सेम नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से अपना एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी दी गई है उससे आपको मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करने में सहायता मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर क्लिक करिएगा। आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.